गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा एवं वर्ण विचार से लिया गया है। तो भाषा और वर्ण विचार जो टॉपिक है इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान्य परिचय करेंगे। सामान्य परिचय में लिखा है ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण। तथा ध्वनि का जो उच्चारित रूप करेंगे हम वो हमारा अक्षर कहलाता है। जिस भी ध्वनि को हम उच्चारित करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? अक्षर। जिस ध्वनि को हम लिखेंगे वो हमारा रूप है जो लिखित रूप वर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर का जो पॉइंट है इसमें लिखा है जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते, जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते उन्हें क्या कहेंगे? हम अक्षर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी हम ध्वनि ही कहते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट में लिखा है भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहते हैं। फोर्थ नंबर हमें पॉइंट दिया गया है बच्चों जिसमें लिखा है जबकि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ ली जाए तो हम लिखेंगे शब्द है। भाषा की सबसे सार्थक या छोटी इकाई वो है शब्द है। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर का जो पॉइंट है उसमें हमने लिखा है हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 44 होते हैं बच्चों, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, जो 44 वर्णों का निर्माण करते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे हम लिखेंगे स्वर, दो नंबर का जो हमारा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक नंबर पे स्वर, दो नंबर पे है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर की चर्चा करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और किससे मिलकर बना है। तो स्वर वे ध्वनियां हैं बच्चों जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें हम स्वर कहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वे ध्वनियां जिनका उच्चारण उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? हम स्वर कहेंगे। उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे स्वर के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे? इसके अंतर्गत हमारे जो शब्द है या कहेंगे वर्ण जो आएंगे ए, आ, ई, उ, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर है जो बच्चों इसे दो भागों में बांटा गया है। और स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे तो हम स्वर बोल दिया, और स्वर को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो सबसे पहला भाग है जो है ह्रस्व स्वर। इसी प्रकार सेकंड नंबर है दीर्घ स्वर। सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आएंगे जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वरों को बच्चों हम क्या कहेंगे? मात्रिक स्वर भी कहेंगे, लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहेंगे। तो जिनका उच्चारण चिन्ह क्या होगा? हमारा विराम चिन्ह होगा। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखेंगे। एक नंबर पे हमने लिखा है ह्रस्व स्वर।
ह्रस्व स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों में एक मात्रिक या ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर क्या कहेंगे बच्चों? एक मात्रिक स्वर लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, या मूल स्वर भी कहते हैं, जिसका चिन्ह विराम चिन्ह होगा। जिसका जो चिन्ह है वो क्या होगा बच्चों? हमारा विराम चिन्ह होगा। तो हमने लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में क्या लगता हो, कम समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहा जाएगा और मूल स्वर भी कहते हैं, जिसका उच्चारण क्या है? विराम चिन्ह होगा। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे और सेकंड नंबर पे हमने लिखा है इसके एग्जाम्पल होंगे, वो हम लिखेंगे। जैसे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएंगे ए, ई, उ और री। ये शब्द है जो हमारे ह्रस्व स्वरों में आते हैं। इसके कुल 4 वर्ण होते हैं, कुल 4 वर्ण होंगे जो हमने यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लग जाता है अथवा 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहेंगे, मिश्रित स्वर भी कहेंगे, संयुक्त स्वर और संधि स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं, जिसका उच्चारण क्या होगा? लघु की जो मात्रा है वो होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी परिभाषा दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लग जाता है अथवा 2 मात्रा या 2 मात्रा का
समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मिश्रित स्वर भी कहेंगे। मिश्रित स्वर भी कहेंगे। संयुक्त स्वर, व संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ वर्ण हैं जो उदाहरण के रूप में आएंगे, जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, अथवा 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जिन शब्दों को बोलने में अधिक समय लगता हो, लिखने में भी अधिक समय लगता हो और बोलने में भी अधिक समय लगता हो, वहां दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा। इन्हें हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर व संधि स्वर भी कहेंगे। इसके उदाहरण है जो आ, ई, उ, ए, बड़ा ए, ओ और औ। इसमें कुल 7 वर्ण होंगे। जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे दीर्घ स्वर का उदाहरण है। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे है दीर्घ स्वर, फिर होगा हमारा संयुक्त स्वर जिसे हम संधि स्वर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ होता है बड़ा स्वर, जिन्हें हम बोलने में या 2 वर्ण मिलकर बड़े स्वर का वर्ण का निर्माण करेंगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे कि ए प्लस ए मिलकर हमारा आ का निर्माण करेंगे, उसी प्रकार ए प्लस उ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में है ए प्लस ई मिलकर ए का निर्माण करेंगे, उसी प्रकार आ प्लस ओ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। ये हमारे संयुक्त स्वर में आएंगे। संयुक्त स्वर का अर्थ होता है इकट्ठा शब्द, या जिन्हें बड़े स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर में ए प्लस ई मिलकर ए का निर्माण करेंगे बच्चों, और आ प्लस ओ मिलकर क्या किस शब्द का निर्माण करेंगे या वर्ण का निर्माण करेंगे? वो है हमारा औ। इसी प्रकार जीवा की स्थिति के आधार पर या स्थिति के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होगा हमारा अगर स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के अग्र भाग का ही प्रयोग किया जाता है उसे हम अगर स्वर कहते हैं, जिसके अंतर्गत ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए आएगा। इसी प्रकार मध्य स्वर होगा। मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य का भाग ही सक्रिय होता है या अपने कह सकते हैं कि प्रयत्न होता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि ए वर्ण है, इसकी जो उच्चारित ध्वनि है वो मध्य स्वर से आई है, इसीलिए इसे मध्य स्वर कहेंगे। सेकंड नंबर आगे नेक्स्ट है जो उसे हम कहेंगे पश्चम स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का जो भाग
सक्रिय होता है या क्या रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा, उसे हम पश्चम स्वर कहते हैं, जिसमें आ, उ, ओ, औ, ओ मिलकर क्या है, पश्चम स्वर का निर्माण करते हैं। तो इसे हम, यह जो स्वर है वो जीवा की स्थिति के अनुसार प्रयोग किए गए हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि जीवा की स्थिति के आधार पे जो है स्वर, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है जीवा की स्थिति के अनुसार, जीवा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन, जीवा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा अगर स्वर। एक नंबर पे हमें जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे हम लिखेंगे अगर स्वर, 2 नंबर पे हम लिखेंगे मध्य स्वर, और 3 नंबर पे हम लिखेंगे पश्च स्वर। जो पीछे के मध्य भाग के पीछे से जो स्वर उच्चारित होंगे उसे हम पश्चम स्वर कहेंगे। तो सबसे पहले है जो अगर स्वर है, जिसका हम वर्णन करेंगे। अगर स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम अगर स्वर की परिभाषा लिखेंगे। अगर स्वर, अगर स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगर भाग या आगे का भाग, जीभ के अगर भाग में ही, अगर भाग में ही सक्रिय होता है या प्रयत्नशील रहता है, तो हम कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं बच्चों। प्रयत्नशील रहेगा या सक्रिय होता है उसे हम क्या कहेंगे, अगर स्वर कहते हैं। सक्रिय होता है उसे अगर स्वर, उसे हम अगर स्वर कहते हैं। जैसे कि जैसे उदाहरण है इसमें ई, ए, ये जो उदाहरण है वो अगर स्वर की हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है। बच्चों आप बोल के भी देख सकते हो, जिसमें आगे के जीभ का अगर भाग सक्रिय होगा उसे हम क्या कहेंगे, अगर स्वर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अगर स्वर कहेंगे, जिसमें कुछ वर्ण है जो प्रयुक्त है। सेकंड नंबर का होगा हमारा पश्चम स्वर, या अपने कहे सेकंड नंबर का है बच्चों, सॉरी, मध्य स्वर, जिसमें हम लिखेंगे मध्य स्वर है जो अगर स्वर के बाद का जो भाग है वो होगा मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य का भाग सक्रिय होता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें आएगा हमारा ए, तो हम लिखेंगे मध्य स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग
में सक्रिय होता है या प्रयत्नशील रहता है या प्रयत्न होता है, उसे क्या कहेंगे हम? मध्य स्वर कहेंगे। सक्रिय होता है उसे हम उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि ए जो है इसे हम मुख से उच्चारित करेंगे तो ये उच्चारित ध्वनि है जो हमारी मध्य स्वर से है। ए जो शब्द वर्ण है ये हमारा मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है या सक्रिय होता है उसे हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। और मध्य स्वर के अंतर्गत ए जो वर्ण है वो आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लिखेंगे, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है हमारा पश्चव स्वर। पश्च स्वर जिसमें आएगा जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग जीभ के पीछे का भाग ही सक्रिय होता है का भाग सक्रिय होता है वे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। पश्चव स्वर के अंतर्गत आते हैं। पश्चव स्वर में उदाहरण है जिसमें कुछ वर्ण प्रयुक्त होंगे, जैसे आ, उ, ओ, औ। ये जो वर्ण है वो पश्चव स्वर के अंतर्गत आएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है वे पश्चव स्वर के अंतर्गत आएंगे। अगर हम मुख के द्वारा इन वर्णों को उच्चारित करेंगे तो हमें मध्य स्वर, पश्चव स्वर और अग्र स्वर की स्थिति का या स्वरों का विभाजन है जो पता चलेगा। इसी प्रकार यहाँ हम लिखेंगे सेकंड नंबर है जो हमारा फर्स्ट नंबर पे जीव की स्थिति के आधार पे होगा। नेक्स्ट है जो हमारा मुख कृति के आधार पे होगा। मुख कृति के आधार पे हम लिखेंगे सैवृत स्वर भी होता है जिसका अर्थ होता है बंद। सैवृत स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जीवा का अग्र भाग अधिक ऊंचाई पे होता है, जिसके मुख बंद होने पर यह स्थिति है जो सैवृत स्थिति में उच्चारित अक्षर है जो रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेक्स्ट है जो हमारा 2 नंबर का भाग, जिसमें हमारा आएगा मुखाकृति के आधार पे। मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद। हमसे पूछ लिया जाए कि मुखाकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद होंगे तो हम लिखेंगे सैवृत स्वर, अर्ध स्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। इसे मुखाकृति के आधार पे स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 नंबर पे हमारा इसमें है सवर्त स्वर, 2 नंबर का है हमारा अर्ध स्वर, 2 नंबर पे है
अर्धस्वर। 3 नंबर पे हम लिखेंगे विवर्त स्वर। विवर्त स्वर है जो हमारा मुखाकृति के आधार का स्वर भेद है। और 4 नंबर पे है हमारा बच्चों अर्धविवर्त स्वर। अर्धविवर्त अर्धविवर्त स्वर है जो हमारा मुखाकृति के आधार पे स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है जो सवृत स्वर होगा, फिर है हमारा अर्धस्वर, फिर 3rd नंबर पे है विवर्त स्वर और 4 नंबर पे है अर्धविवर्त स्वर। इन स्वरों की परिभाषा है जो हम लिखेंगे। सैवृत स्वर क्या होता है? जब सैवृत स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा का अग्रभाग अधिक ऊंचाई पे होता है, जिससे मुख बंद हो जाता है, जिसे सैवृत स्थिति में उच्चारित स्वर होते हैं, जिसे है एग्जाम्पल ई, उ, ऊ। और अर्ध स्वर के अंतर्गत आएगा हमारा आधा मुख बंद। आधा मुख है जो हमारा बंद रहता है वो अर्ध स्वर के अंतर्गत आएगा, जिसमें इन स्वरों के उच्चारण में जीवा की जो ऊंचाई है वो सैवृत से कम रहती है, जैसे ए और ओ। ये हमारा अर्ध स्वर के अंतर्गत आया है क्योंकि हमारा जो आधा मुख है जो बंद रहता है, इसीलिए ये अर्ध स्वर के अंतर्गत वर्ण है। और विवर्त स्वर के अंतर्गत जो हमारे वर्ण है वो है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है वह क्या होगा? हमारा विवर्त स्वर होगा। बच्चों उसे क्या कहेंगे? हम विवर्त स्वर कहेंगे। जिस स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुल जाता है उसे हम विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे कि आ जो वर्ण है इसे हम इस ध्वनि को उच्चारित करेंगे तो हमारा जो मुख है वो पूर्ण रूप से खुल जाता है, इसीलिए ये विवर्त स्वर के अंतर्गत आएगा। अर्धविवर्त स्वर का अर्थ होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर से थोड़ा कम एवं अर्ध स्वर से अधिक खुला रहता है, उसे हम अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। अर्ध का अर्थ होता है आधा और विवर्त स्वर का होगा आधे स्वर से अधिक खुला रहना मुख का, इसीलिए इसके अंतर्गत हमारे वर्ण है ए और ओ। ये हमारा अर्धविवर्त स्वर के अंतर्गत आएगा बच्चों। तो हम लिखेंगे परिभाषा है जो सबसे पहले सैवृत स्वर है दिया गया है हमें मुखाकृति के आधार पे, इसका हम वर्णन करेंगे सैवृत स्वर की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैवृत सवृत स्वर। सवृत स्वर के अंतर्गत है जब सैवृत स्वरों का उच्चारण, जब सैवृत स्वर जिसका अर्थ होता है बंद, जिसका क्या अर्थ होता है बच्चों? बंद। जब सैवृत स्वर का उच्चारण किया जाता है, तो जिह्वा का अग्रभाग अधिक ऊंचाई पर होता है, अधिक ऊंचाई पे होता है, जिससे मुख प्राय क्या रहता है? बंद रहता है, जिससे हमारा मुख है जो बंद रहता है वो सैवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। और सैवृत स्वर की स्थिति में उच्चारित स्वर है जो हमारे निम्नलिखित हैं। इन स्वरों को हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सैवृत स्थिति में बच्चों क्या लिखेंगे? सैवृत स्वर में उच्चारित स्वर है।
उच्चारित स्वर होंगे, जैसे कि लिखेंगे हम जैसे ई, ई, उ, ऊ, ये हमारे सैवरत स्वर के अंतर्गत आती हैं। तो सेकंड नंबर का है हमारा सैवरत स्वर हमने कर लिया है। सेकंड नंबर का जो है हमारा अर्ध स्वर होगा बच्चों। क्या होगा? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर में क्या होगा? अर्ध स्वर का अर्थ है आधा मुख बंद रहता है। अर्ध स्वर में हमारा आधा मुख है जो बंद रहता है। तो हम लिखेंगे इन स्वरों के उच्चारण में जीवा की ऊंचाई है जो, या कहेंगे जीवा की स्थिति की ऊंचाई सैवरत, क्या होगा? की ऊंचाई सैवरत से कम रहती है। सैवरत से कम रहती है, उसे अर्धस्वर या आधा मुख बंद कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे कुछ एग्जाम्पल है जो हम लिखेंगे, जैसे कि ए, ओ, ये हमारे अर्ध स्वर में आई है, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा की ऊंचाई सैवरत से कम रहती है उसे अर्ध स्वर कहते हैं, और इसमें आधा मुख है जो हमारा बंद रहता है। इन ए और ओ को हम उच्चारित करेंगे तो हमारा जो मुख का आधा भाग है जो क्या होगा? बंद होगा, इसीलिए हम इसको अर्ध स्वर कहेंगे। थर्ड नंबर पे क्या है बच्चों? हमारा विवर्त स्वर। विवर्त स्वर में हमारा मुख है जो खुला रहता है। तो हम लिखेंगे विवर्त स्वर। विवर्त स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है बच्चों, क्या है? विवर्त स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उसे हम विवर्त स्वर कहेंगे। तो हम लिखेंगे जिन स्वरों को उच्चारित करते समय मुख पूरा खुल जाता है, उसे विवर्त स्वर कहते हैं। विवर्त स्वर में हमारा मुख है जो आधा खुला रहता है, मुख पूरा खुला रहता है, न कि आधा मुख खुला रहता है। विवर्त का अर्थ होता है मुख को पूरा खोलना, इसीलिए इसमें हमारा एग्जाम्पल है जैसे कि आ। मुख के द्वारा हम आ वर्ण को उच्चारित करेंगे तो हमारा जो मुख है वो पूर्ण रूप से खुला होगा। मुख पूरा खुल जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विवर्त स्वर कहेंगे बच्चों। उसे क्या कहेंगे हम? विवर्त स्वर। इसी प्रकार 4 नंबर पे हम लिखेंगे अर्ध विवर्त स्वर। अर्ध का अर्थ होता है आधा,
और विवर्त स्वर का अर्थ होता है आधा मुख खुला रहना। अर्ध विवर्त स्वर। तो हम इसमें लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर से थोड़ा कम और अर्ध स्वर से क्या होगा, अधिक खुला रहेगा। अर्ध स्वर से क्या है बच्चों, अधिक खुला रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। इस स्वर के अंतर्गत हमारे कुछ वर्ण है जो आएंगे ए ओ। इन स्वरों को हम बोलेंगे तो हमारा जो मुख है वो आधा खुला रहेगा, इसीलिए हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर से थोड़ा क्या होगा, विवर्त से थोड़ा कम एवं अर्ध सवर्त से अधिक खुलता है, वे अर्ध विवर्त स्वर कहलाएंगे। वे अर्ध विवर्त स्वर कहलाते हैं। अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे कुछ वर्ण है जो आएंगे, जैसे कि हम लिखेंगे जैसे ए आ ओ ए ओ। ये स्वर है जो हमारे अर्ध स्वर में आएंगे। जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर से थोड़ा क्या होगा, कम और अर्ध सैवृत से अधिक खुलता है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध सैवृत या विवर्त स्वर कहते हैं। इसमें आएंगे हमारे ए ओ ए और ओ। ये स्वर है जो हमारे अर्ध विवर्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, हमने आज जो हिंदी का टॉपिक किया है, इस स्वर में हमने क्या किया है देखेंगे, भाषा और वर्ण विचार। भाषा और वर्ण विचार है जो हमने इसकी सबसे पहले क्या है, सामान्य परिचय किया है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमने किया है स्वर। स्वर में हमने किया है, स्वर की परिभाषा है वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। स्वर के अंतर्गत कुछ वर्ण है जो आएंगे, जो हमने यहाँ लिखी है। नेक्स्ट है जो हमने लिखा है, स्वर को हमने 2 भागों में बांटा है। 1 नंबर पे होगा हमारा हसर्व, 2 नंबर पे हमने लिखा है दीर्घ स्वर। हसर्व स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हसर्व स्वर कहते हैं। और हसर्व स्वरों से एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, जिसका चिन्ह है जो हमारा विराम चिन्ह होगा। हसर्व स्वर में हमारा जो चिन्ह का प्रयोग होगा वो विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी प्रकार हमने इसमें उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे कि ए ई उ और री। इसमें कुल क्या होते हैं, 4 वर्ण होते हैं बच्चों। फिर हमने नेक्स्ट लिखा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या आते हैं, ए प्लस ए मिलकर क्या निर्माण करेंगे, बड़े आ का निर्माण करेंगे। बड़े स्वर, ए प्लस ए मिलकर बड़े स्वर का निर्माण करेंगे। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का क्या अर्थ होता है, बड़ा। जिस शब्द को हम लिखेंगे उससे जो बड़ा शब्द बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी प्रकार ए प्लस ए मिलके बड़े आ का निर्माण करेंगे, ए प्लस ऊ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, ओ का। और फिर हमने लिखा है बच्चों संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आती है ए प्लस ई मिलके ए का निर्माण करेंगे और आ प्लस ओ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हमने लिखा है, फर्स्ट नंबर पे लिखा है
जीवा की स्थिति के आधार पे। जीवा की स्थिति के अनुसार हमने स्वरों का विभाजन किया है, जिसमें है 1 नंबर पे हमने लिखा है अगर स्वर, 2 नंबर पे है मध्यम स्वर, 3 नंबर पे है पश्चम स्वर। तो इन स्वरों, जीवा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन किया है, तो इनका हमने वर्णन भी किया है। तो इनका वर्णन सबसे पहले अगर स्वर लिखा है, तो इसमें हमने लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के अग्र भाग का अर्थ होता है बच्चों आगे का भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है या प्रयत्नशील रहता है, उसे हम अगर स्वर कहेंगे। इसके अंतर्गत ई, ए और ए आता है। इसी प्रकार मध्य स्वर 2 नंबर पे है हमारा मध्यम स्वर। इसमें हमने लिखा है हमारा मध्यम स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य का भाग सक्रिय होता है या प्रयत्नशील करता है, वो क्या है हमारा मध्यम स्वर है। इसी प्रकार अ जो वर्ण है, ये हम मुख के द्वारा उच्चारित ध्वनि से हमें पता चलता है कि अ जो हमारा मध्यम स्वर है। इसीलिए 3rd नंबर पे हमने लिखा है पश्चम स्वर। पश्चम स्वर के अंतर्गत आएगा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पश्चम स्वर कहेंगे। अगर भाग और मध्यम भाग के बाद जो 3rd नंबर का भाग है, वो हमारा पश्चम स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ के पीछे का भाग है, जो क्या होगा, प्रयत्नशील होगा या हम कहेंगे सक्रिय होगा, उसे हम पश्चम स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, उ, ओ और औ होगा, उसे क्या है, वो पश्चम स्वर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हमने लिखा है मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद। मुखाकृति के आधार पे भी हम स्वर के भेद जान सकते हैं। 1 नंबर पे हमने लिखा है सैवृत स्वर, 2 नंबर पे है अर्ध स्वर, 3rd नंबर पे लिखा है विवर्त स्वर और 4th नंबर पे हमने लिखा है अर्धविवर्त स्वर। सैवृत स्वर का अर्थ होता है बंद और अर्ध सैवृत का अर्थ होता है आधा मुख बंद रहता है। इसी प्रकार 3rd नंबर पे है विवर्त स्वर, इसका अर्थ है मुख का खुला होना। अर्धविवर्त स्वर का अर्थ है जो हमारा मुख है वो विवर्त स्वर से तो थोड़ा क्या होगा, कम, और अर्ध सैवृत से अधिक खुलता है, उसे हम अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। इसी प्रकार हमने इन स्वर की परिभाषाओं का वर्णन किया है। जब सैवृत स्वर में बंद का उच्चारण किया जाता है तो जीवा का अगर भाग है जो अधिक ऊंचाई पर होता है, जिसे मुख बंद रहता है और जिसे सैवृत स्वर भी कहते हैं। इसमें ई, उ आएंगे। इसी प्रकार अर्ध स्वर का भी हमने लिखा है। अर्ध स्वरों के उच्चारण में जीवा की स्थिति या जीवा की ऊंचाई है जो सैवृत से क्या होगी, कम रहती है, और अर्ध सैवृत का आधा भाग है या आधा मुख है जो हमारा बंद रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध स्वर कहेंगे। बच्चों अर्ध का अर्थ होता है आधा, अर्ध का क्या अर्थ होता है, आधा, आधा मुख क्या है, बंद रहता है, उसे क्या कहेंगे, हम अर्ध स्वर कहेंगे। जैसे हम मुख के द्वारा कुछ वर्ण उनको उच्चारित करेंगे, कुछ स्वर और कुछ व्यंजन भी इसी प्रकार है जो अर्ध स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हमने स्वर किया है, स्वर के अंतर्गत अर्ध स्वर है जो इसमें हम उच्चारित तो वर्ण करेंगे ए और ओ, इसमें हमारा अर्ध स्वर है क्योंकि इसमें जीवा की ऊंचाई के आधार पे सैवृत से कम रहती है, और ये इसमें हमारा ए और ओ है जो आधा मुख बंद रहता है इसमें, इसीलिए हमने इसमें क्या लिखा है, अर्ध सैवृत स्वर। 3rd नंबर पे हमने लिखा है विवर्त स्वर। विवर्त स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों का उच्चारित करते समय मुख पूरा खुल जाता है, विवर्त का अर्थ होता है मुख का पूरा खुल जाना, उसे हम क्या कहेंगे, विवर्त स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो उच्चारित शब्द है या वर्ण है वो होगा आ है, जो हम इसे उच्चारित करेंगे तो हमारा आधा मुख खुला न रहकर पूरा मुख खुला रहेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, विवर्त स्वर कहेंगे। 4th नंबर पे हमने लिखा है अर्धविवर्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर्त स्वर से थोड़ा क्या होगा, कम, और अर्ध सैवृत से अधिक खुलता है, उसे क्या कहेंगे, अर्धविवर्त स्वर कहेंगे। बच्चों क्या कहेंगे, अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे वर्ण है जो है ए, ओ, ए और औ, ये जो वर्ण है वो अर्धविवर्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो मुख है
वो मुख विवर्त स्वर से तो थोड़ा कम होगा और अर्धस्वरत से क्या होगा, अधिक खुलता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, अर्ध विवर्त स्वर कहेंगे। आज हमने क्या किया है बच्चों, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया है और मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया है। नेक्स्ट की क्लास में हम क्या करेंगे, ओष्ठावृद्धि के आधार पर स्वरों का विभाजन करेंगे। आज का जो हमारा वर्ण विचार है जो हमने यही समाप्त किया है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, ओष्ठावृद्धि के आधार पर स्वरों की स्थिति करेंगे। धन्यवाद।